टाइप्स ऑफ कल्चर कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कल्चर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कल्चर इज मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर क्या है? फ्रॉम द नेम इट्स क्लियर कि जब भी हम मटेरियल का जिक्र करते हैं इट मीन्स समथिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली, ठीक है। कंक्रीट जो भी चीज आपके सामने एग्जिस्ट करती है उसे हम मटेरियल कल्चर कह सकते हैं, ठीक है। मटेरियल कल्चर, मटेरियल एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो भी चीज हमारे आसपास फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, चाहे वो कोई घर हो, चाहे वो कोई मकान हो, चाहे वो कोई रोड हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई अलमारी हो, चाहे वो कोई बेड हो, और एनीथिंग अराउंड अस that has got the physical existence, that has got the concrete shape, ठीक है। जिस तरह हम वो उसके बारे में मास अक्सर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि वो कुछ टर्म इस तरह है ना कि एवरीथिंग दैट हैज गॉट, दैट ऑक्यूपाइज प्लेस एंड हैज गॉट द मास, तो उसे हम मटेरियल कहते हैं, ठीक है, या मैटर कहते हैं। तो ये भी चीज वही है कि मटेरियल कल्चर क्या है कि जो भी हमारे इर्द गिर्द जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, जिसकी एग्जिस्टेंस मौजूद होती है, जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? मटेरियल कल्चर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउसेज, रोड्स, व्हीकल्स विच आर द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। तो मटेरियल कल्चर क्या है? मटेरियल कल्चर हमारी ह्यूमन एफर्ट का नतीजा होती है, क्योंकि इंसान सिंस द बिगिनिंग, सिंस द डे फर्स्ट, जब हमने एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को पढ़ा, सो वी केम टू नो कि हम इंसान क्या करते हैं? हम इंसान हमेशा अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, लग्जरियस बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? टू मेक इट सेफ, टू मेक इट प्रोटेक्टिव, टू मेक इट एरर फ्री, टू मेक इट डेंजर फ्री, ठीक है, हम क्या करते हैं? हम इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, ठीक है, अपने एफर्ट्स, कम एफर्ट्स को पुट करके ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा एडवांटेज हासिल कर सके। सो वट एवर द हाउसेज, रोड्स एंड व्हीकल्स एंड एवरीथिंग अराउंड अस, द यूटेंसिल्स, द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो भी हमारे आसपास मौजूद है वो तमाम मटेरियल कहलाते हैं। और इनका काम क्या होता है? इट मेक्स द लाइफ लग्जरियस एंड कंफर्टेबल एंड सेफ। ये हमारे चीजों को आसान करते हैं, ठीक है। जैसे मशीन्स वगैरह होते हैं, जैसे आईटी हमारे पास मौजूद होती है, जैसे हमारे पास अदर डेली यूज के नेसेसिटीज होती हैं, तो वो तमाम हमारा क्या करते हैं? दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आवर लाइफ easier. So therefore they are called material culture. It also includes natural object around us. तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज इंसान ने ही बनाई हो, नेचुरल जो भी एलिमेंट्स आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? वो भी आपके मटेरियल कल्चर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आप किस आबो हवा में रहते हैं, ठीक है, वो आपका मटेरियल कल्चर है। आप प्लेन्स में रहते हैं, आप माउंटेन्स में रहते हैं, आप जंगल्स में रहते हैं, आप फॉर एग्जांपल रूरल सोसाइटी में रहते हैं, आप अर्बन सोसाइटी में रहते हैं, आप सेडेंट्री सोसाइटी में रहते हैं, आप कच्चे घरों में रहते हैं, आप पक्के घरों में रहते हैं, ठीक है, या आप किस किस्म के स्कूल में पढ़ते हैं। तो इन सब का इंसान की जिंदगी पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। सो एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस and everything that has got the physical mass, physical shape, that is called material culture. फिर उसके अगेंस्ट हम चल जाते हैं नॉन मटेरियल कल्चर की तरफ, ठीक है। अभी नॉन मटेरियल कल्चर क्या है? नॉन मटेरियल कल्चर आर दोज एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट स्पिरिट्स दैट आर अराउंड अस, that only we can feel but cannot touch. They do not have any physical existence. तो नॉन मटेरियल कल्चर ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जो कि क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, दे आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल मजहब है, आर्ट है, आइडियाज है, हमारे कस्टम्स है, रिवायात हैं, हमारे वैल्यूज हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, हमारे नॉलेज है, हमारा बिहेवियर है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी लैंग्वेज है। ये तमाम चीजें क्या है? ये नॉन मटेरियल कल्चर है। हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो एबिलिटी है, हमारे जो लग्जरीज है, हमारी जो हैप्पीनेस है या हमारी सोरोनेस है, ये तमाम चीजें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट इस वजह से कि अल्लाह पाक का एक कानून है। वो कानून ये है कि अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट बनाया है कि वो सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, जिसको इंसान टच नहीं कर सकता, क्योंकि एवरी फिजिकल थिंग कैन बी मोल्डेड, every physical thing can be changed, but the no, the abstract things can only be felt but cannot be changed. For example, love. अभी वालदा जो है बच्चे से मोहब्बत करती है, तो इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, ठीक है।
या कोई आपके लिए रिस्पेक्ट करता है या किसी को हॉनर या रिगार्ड किया जाता है, तो उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। किसी की हम्बलनेस को फील किया जा सकता है, किसी की रिजिडिटी को फील किया जा सकता है। तो हमारे जो भी चीजें जो कि हमारे माइंड में होती हैं, जो कि हमारे ख्यालात में होती हैं, जो कि हमारी फीलिंग्स में होती हैं, जो कि हमारे एक्सप्रेशंस में होती हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन मटेरियल कल्चर कहलाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि नॉन मटेरियल कल्चर जो है असल में हमें डिटरमाइन करता है कि किस किस्म का एक इंसान है। उसके आइडियाज, उसकी बातें, उसकी थिंकिंग, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी बिलीफ, उसका कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड, उसके रिलीजन, उसका आर्ट्स, उसकी तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हमें हेल्प आउट करती है कि हम इंसान के बिहेवियर को समझ सके कि आया वो, फॉर एग्जाम्पल इट इज जस्ट लाइक स्माइलिंग एट समवन। ठीक है, व्हेन यू स्माइल एट समवन इट मींस यू आर वेलकमिंग, यू आर वेरी चार्मिंग, यू आर हैविंग अ वेरी पोलाइट नेचर। तो इसको क्या है, इसको आप फील कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड इफ समवन इज फ्रोनिंग, हैविंग फोर लाइंस ऑन वन फोरहेड, तो आप देख लेते हो कि यार ये बंदा तो बहुत गुस्से वाला बंदा है, ये बंदा जो है ना बहुत खड़ूस किस्म का इंसान है, इसके साथ उतना बैठना नहीं चाहिए, इसकी तंग नजर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप इसको फील कर सकते हो। एंड इट हैज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। हमारा जो मटेरियल कल्चर है, नॉन मटेरियल, इनके बीच में हमेशा एक डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है कि कौन सा पहले आया। ठीक है, या किस चीज की वजह से दूसरी चीज परवान चढ़ती है, क्या मटेरियल कल्चर पहले आता है या नॉन मटेरियल। तो आगे जाकर जब हम कल्चरल लैग पढ़ेंगे, विलियम ऑकबर्न की जो थ्योरी है, प्रोफेसर विलियम ऑकबर्न की, तो उसमें हम तमाम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट गिव्स बर्थ टू मटेरियल। ये पॉइंट वही पॉइंट है कि विलियम ऑकबर्न कहता है कि भाई नॉन मटेरियल कल्चर मटेरियल कल्चर को डेवलप करता है। ठीक है, सॉरी, वो कहता है कि मटेरियल कल्चर नॉन मटेरियल कल्चर को डेवलप करता है, लेकिन मैं उसको अपोज करता हूँ। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट उसको अपोज करते हैं, वो कहते हैं नहीं, पहले नॉन मटेरियल कल्चर पहले प्रमोट होता है, आइडियाज पहले प्रमोट होते हैं, उसके बाद मटेरियल चेंजेस आती है। तो कहने का मकसद ये है कि एवरी दिस इज डिबेटेबल। ठीक है, और ये ऐसा डिबेट है जो कि एवर green hai, that is everlasting and it can be continued for a longer period of time. So these are material and non-material culture. If you have any question, you may ask me. If not, drop me yes so that we may go ahead quickly, please. Okay, right now we shall be moving towards the third type, that is real culture. रियल कल्चर क्या है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन द सोशल लाइफ। ये असल में ओरिजिनल कल्चर होता है जो कि हम फॉलो कर रहे होते हैं अपनी इर्द गिर्द की सराउंडिंग में। एवरीडे कल्चर ऑफ आवर लाइफ, इट इज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड कल्चर इन द सोसाइटी एंड दिस इज एडॉप्टिव एंड एक्टेड अपॉन। ये एक ऐसा कल्चर होता है जो कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो कर रहे होते हैं असली तौर पर। ठीक है, एक तो ये कि ख्यालात की हद तक होता है ना, आइडियाज की हद तक होता है, वो आगे जाकर आइडियल कल्चर में हम जिक्र करेंगे। असल में जो लाइफस्टाइल गुजारा जा रहा होता है, असल में जो कल्चर प्रमोट किया जा रहा होता है, असल में जो आइडियोलॉजी समझी जा रही होती है, उसे हम रियल कल्चर कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक आइडिया है, वो ये कहते हैं कि भाई 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, हज अदा करना चाहिए, जक़ात अदा करना चाहिए, रमजान के रोजे रखने चाहिए। ये तमाम चीजें क्या है, अगर रियल में लोग सारे ये तमाम चीजें काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रियल कल्चर है। लेकिन लोगों की बातों तक है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल उसमें कोई भी काम नहीं किया जा रहा था, या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी ना होने के बराबर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल कल्चर कहते हैं। तो रियल कल्चर हर वो कल्चर है जो कि असल में हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में फॉलो किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर उठना बैठना, जिसके अभी हम कहते हैं कि यार, फॉर इंस्टेंस, हम देखते हैं कि एक बलोच रिवायत है ना, उसमें हम जैसे हमने जिक्र किया कि बलोच कल्चर डे में हम टर्बन पहनते हैं, हम बलोची ड्रेसेस पहनते हैं, ताकि हम अपने कल्चर को क्या करें, सिंबलिकली लोगों को शोकेस कर सके। लेकिन ऑन द अदर हैंड, वो आपने एक दिन तो सिखाया, अगर यही चीज सिर्फ आइडियाज की शक्ल में होती कि हमारे लोग इस तरह करते हैं, हमारे लोग इस तरह करते हैं, लेकिन उसको ना पहना जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाएगा, वो आइडियल कल्चर हो जाएगा और अनप्रैक्टिस्ड हो जाएगा। सो वट एवर इज प्रैक्टिस्ड, वट एवर इज एक्चुअली फॉलोड, वट एवर इज एक्चुअली एडॉप्टिव, दैट इज कॉल्ड रियल कल्चर।
फिर उसके बाद हम आइडियल कल्चर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज आइडियल कल्चर? आइडियल वो कल्चर है कि ये सिर्फ प्रपोज किया जाता है, ये लोगों के सामने रखा जाता है कि यार ऐसा एक चीज होना चाहिए। ठीक है, ये आइडियाज की हद तक होता है। ये इस तरह है जैसे एक यार्ड स्टिक है, ये एक ऐसे क्वालिटी क्वालिटी होती है, या ये एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसको क्या किया जाता है, सिर्फ अच्छा कहा जाता है लेकिन इसको फॉलो नहीं किया जाता। द गोल दैट हैज नॉट बीन अचीव, मतलब ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि अभी तक हासिल नहीं की गई। हासिल इसलिए क्यों नहीं की गई क्योंकि ये सिर्फ बातों की हद तक है, ये सिर्फ लिटरेचर की हद तक है। इस पर एक्चुअली कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, इसमें एक्चुअली कोई भी जो है ना जो प्रैक्टिस है वो नहीं अमल में लाई गई। सो इट इज एक्चुअली द अनप्रैक्टिस्ड एंड अनफॉलोड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, जो भी हमारे माशरे में बातों की हद तक है लेकिन उसको उस पर, फॉर एग्जाम्पल हमारे आजकल के माशरे में देखिए, वेरी सॉरी टू से, हमें कहा जाता है, हमें सिखाया जाता है कि वन शुड बी वेरी मच फेयर इन वंस डीलिंग। ठीक है, कि हर कोई अपना काम ईमानदारी से करे। ठीक है, लेकिन आज हम देखते हैं ये, कोई भी शख्स, चाहे वो एक रेडी वाला हो, चाहे वो मुल्क को चलाने वाला हो, ठीक है, कोई भी अपने डीलिंग्स में फेयर नहीं है। तो ये जो बेईमानी जो हमारे में इनग्रेव हो चुकी है वो हमारी रियल कल्चर है। लेकिन वो ख्यालात जो हमें ये बताते हैं कि यार हमें फेयर होना चाहिए, हमें लोगों के साथ फेथफुल बिहेवियर रखना चाहिए, हमें हाइपोक्रेसी या हिपोक्रेटिक बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, हमें दोगलापन नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो तमाम क्या है, वो आइडियाज की हद तक रह गई। तो इसीलिए दे आर अनप्रैक्टिस्ड, ये अनफॉलो किया जाता है। इसी तरह हम रिलीजन को देखते हैं, आजकल हमारे रिलीजियस आइडियोलॉजीज को सिर्फ और सिर्फ पर्सनल नीड्स तक, एक्सक्यूज मी, I'll mute this lecture for a minute. I've got an urgent call. अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सर वालेकुम सलाम। Extremely sorry.
आई हैड एन अर्जेंट कॉल। असल में आजकल आपको पता है बोर्ड ऑफिस के जो कुछ मामला चल रहे हैं उसमें जो चेयरमैन बोर्ड लगे हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने अप्रोच किया है कि हमारी ड्यूटीज लगवाएं। तो अभी इसाक साहब का ही फोन था, वो मेरे लिए काफी काबिल एहतराम है। मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। तो देयर फॉर आई कुड नॉट लीव दिस कॉल। आई रियली अपोलोजाइज फॉर अटेंडिंग दैट। लेकिन उनका एक पैगाम था, वो पैगाम मैंने रिसीव किया, और जिस शख्स का वो पैगाम था तो मैंने उसे वो पहुंचाया। तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग द कल्चर। ठीक है, कल्चर में हमने रियल कल्चर और आइडियल कल्चर को भी डिस्कस कर लिया। दीज आर आइडियोलॉजिकल एंड दीज आर एक्सप्लेन्ड इन बुक्स एंड स्पीचेस। ये इस तरह के कल्चर होते हैं जो कि बुक्स में, लिटरेचर में, स्पीचेस में इनको बयान किया होता है, लेकिन कोई इसको इतना खास फॉलो नहीं करता। सो देयर फॉर दीज आर द फोर टाइप्स दैट the material culture, non-material culture, ideal culture, and real culture. So I hope it's clear. If you have any question, you may ask me right now so that we may go ahead. Quickly, please. हमारी ड्रेसेस तमाम मटेरियल कल्चर है। हमारी जो कल्चरल आइडियाज हैं वो हमारे नॉन मटेरियल कल्चर है। जो असल में जो आइडियाज को हम फॉलो करते हैं वो हमारे रियल कल्चर है, और जो सिर्फ बातों की हद तक है, ठीक है, जिस पर अमल नहीं करते, वो हमारे लिए आइडियल कल्चर है। ठीक है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा हो सके। कल्चर में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो कल्चरल ट्रेट होता है, मतलब कोई एक खासियत, उसकी एक छोटी सी खासियत जो कि मजीद जो है ना डिवाइड नहीं हो सकती। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर जस्ट लाइक द लैंग्वेज, क्यूजीन, क्लॉथिंग। ठीक है, ये एक एक जो कल्चर का जो एक खास यूनिक फीचर होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक कल्चरल ट्रेट कहते हैं। कल्चरल ट्रेट बेसिकली मींस व्हाट, कि आप किस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हो, कौन से ट्रेट्स आपसे आप में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास क्या कहलाते हैं, कल्चरल ट्रेट्स कहलाते हैं। इसके साथ साथ इट कुड नॉट बी सब डिवाइडेड, ये इतना स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम मजीद जो है ना वो डिवाइड नहीं कर सकते। दे आर अनकाउंटेबल, क्योंकि हमारे कल्चर में इतने ज्यादा कल्चरल ट्रेट्स मौजूद होते हैं, हर कल्चर की इतनी बहुत सारी खासियतें मौजूद होती है जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। देयर फॉर दे आर अनकाउंटेबल। इट इट रिप्रेजेंट्स द कल्चरल बेस। कल्चरल बेस को ये कैसे, कल्चरल बेस क्या होता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिस पर आपका ओवरऑल कल्चर बेस करता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आपके ट्रेड्स होते हैं, जितनी ज्यादा आपकी खासियतें होती हैं किसी कल्चर की, ज्यादा आपके जो आइडियोलॉजीज होते हैं, जितनी ज्यादा आपके फंक्शनरीज होते हैं, ठीक है, जितने ज्यादा आपके ट्रेड्स होते हैं, तो उतना ज्यादा आपका कल्चर वसी होता है। ठीक है, कोई भी कल्चर आप देखें तो उसके फॉलोअर्स जितने ज्यादा होंगे, उसमें जितनी ज्यादा यूनिकनेस होगी, जितनी ज्यादा चीजें होंगी, तो उतना ही ज्यादा वो बड़ा कल्चर समझा जाता है। मोर ट्रेड्स विल ब्रिंग ब्रॉड कल्चर। जितने ज्यादा कल्चर होते हैं वो उतना ही ज्यादा जितने ज्यादा ट्रेड्स होते हैं तो उतना ही ज्यादा कल्चर आपका ब्रॉड भी होता है, वसी भी होता है। लेकिन वसी होने के साथ साथ याद रखें ये फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, क्योंकि जितना कल्चर कल्चर का हमेशा याद रखना, कल्चर की एक यूनिक ट्रेट ये भी है कि कल्चर जितने कम लोग फॉलो करते हैं उतना रिजिड होता है। ठीक है, जितने कम लोग एक कल्चर को फॉलो करते होंगे, चाहे वो कल्चर की बात की जाए, चाहे वो हम किसी रिलीजन की बात करें, तो जितना कम लोग वहां पर होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, कल्चरल जो ट्रेड्स होंगे, कल्चरल ट्रेड जितने कम होंगे उतना ही ज्यादा कल्चर रिजिड होगा, और जितना ज्यादा जितने जो है ना ट्रेड ज्यादा होंगे उतना ही हमारे लिए फ्लेक्सिबल होंगे। इट हैज फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स भी हो सकते हैं, फिजिकल फॉर्म भी हो सकता है, नॉन फिजिकल भी हो सकता है। इट मे बी सीन और इट मे बी परसीव्ड। ये ऐसे ही है जैसे तमाम एलिमेंट्स हमारे पास मटेरियल में भी हो सकते हैं, नॉन मटेरियल में भी हो सकते हैं, आइडियल में भी हो सकते हैं, और रियल में भी हो सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये स्ट्रेटिफिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकल भी हो सकते हैं, ये इमोशनल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसके पास
फॉर एग्जांपल वो अच्छा खाना खाता है, अच्छा जो है ना सेक्स से ताल्लुक रखता है, अच्छी क्लॉथिंग करता है, तो उसकी वजह से एक स्ट्रेटिफिकेशन हो गई, ठीक है, आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है जितनी ज्यादा आप चीजों को वो करते हैं। और इसी तरह इमोशनल भी हो जाती हैं, फिजिकल चीजें भी आपके पास मौजूद हो, इमोशनल चीजें भी आपको मौजूद हो, तो आप इंडिविजुअल क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल उससे सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। And then functions utility and contributes to the intergeneration of culture as a whole। यहाँ पर क्या होता है कि जितने ज्यादा कल्चरल ट्रेड्स होते हैं वो सारे आपस में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो कल्चर को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड देन इट प्रोवाइड स्पेसिफिक मीनिंग, सिग्निफिकेंस, प्लेस एंड मीनिंग टू ओन कल्चर। जितना ज्यादा आपके कल्चर होते हैं, जितने ज्यादा आपके ट्रेड्स होते हैं, वो आपकी कल्चर को एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा कि जिस तरह आप एक बलोच को देखते हैं, जिस तरह उसने एक ड्रेसिंग की हुई है, तो वो ड्रेसिंग से आप पहचान जाते हो कि यार ये शख्स बलोच है। किसी एक पश्तून ने ड्रेसिंग की हुई है, तो आप उसकी पश्तू ड्रेस को देखकर पहचान जाते हो कि यार मिसाल के तौर पर आप इसने किस किस्म की ड्रेसिंग की हुई है और ये किस कल्चर से ताल्लुक रखता है। इसी तरह आपके जो फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, तो आप उनको देख कर पहचान सकते हो कि ये किस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। तो ये तमाम जो ट्रेड्स होते हैं, ये तमाम मिलकर इंसान के कल्चर को यूनिक बनाते हैं और उसकी एक रियल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को क्रिएट करते हैं। फिर दो से ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो ट्रेड्स होते हैं, वो हमारे पास मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये भी क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ कल्चरल पैटर्न्स लाइक कास्ट सिस्टम, फेस्टिवल्स, म्यूजिक। ये क्या होते हैं, जब बहुत सारे ट्रेड्स आपस में मिल जाते हैं, वो आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे बड़े कास्ट बन जाते हैं, फेस्टिवल्स बना लेते हैं, म्यूजिक बना लेते हैं, ड्रेसिंग का स्टाइल बना देते हैं। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी लेस देन टोटल ट्रेड्स। टोटल ट्रेड्स लाजमी बात है, चार पांच ट्रेड्स मिलकर कोई एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, कोई दो ट्रेड्स मिलकर आपस में कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स मेक्स द कल्चर बिहेवियर कॉम्प्लिकेटेड। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग एक ट्रेड को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग दूसरे ट्रेड को फॉलो कर रहे थे। दिस टॉपिक इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, देयरफॉर आई एम जस्ट गिविंग अ थॉरो रीडिंग टू इट। फिर कल्चरल कॉम्प्लेक्स आपस में मिलकर पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ पैटर्न्स बनाते हैं। इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन कल्चर। इसकी वजह से क्या होता है, जितने ज्यादा कल्चरल पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं, तो इसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है सिमिलैरिटी, ठीक है। मिसाल के तौर पे जितने एज ग्रुप के लोग हैं, अगर वो 18 एट द एज ऑफ 18 है या अबव है, तो वो एक ग्रुप के होंगे, उससे कम होंगे तो वो दूसरे ग्रुप के होंगे। मेल्स हैं तो वो एक सेक्स से ताल्लुक रखते होंगे, फीमेल्स है तो वो एक अलग सेक्स से ताल्लुक रखते होंगे। इसी तरह क्लास या ऑक्यूपेशन, तो इसकी वजह से हमारे पास मुख्तलिफ पैटर्न्स डेवलप होते हैं। तो नंबर ऑफ पैटर्न्स विल बी लेस देन कॉम्प्लेक्सेस। फिर हमारे पास आ जाते हैं थीम्स। थीम्स क्या है, थीम्स कल्चरल पैटर्न्स कंबाइन टू फॉर्म अ थीम दैट गिव आइडिया, वैल्यू, मीनिंग एंड डायरेक्शन टू द कल्चर, जस्ट लाइक लॉयल्टी, हॉनर और इंडिविजुअलिटी। तो ये क्या करते हैं, ये थीम जो है ना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपने कौन से आइडियाज को चलाना है, कौन से बिलीफ को, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने चलाना है, जो कि आपके ह्यूमन की एक्टिविटीज को कंट्रीब्यूट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, किस तरीके से आपके इर्द गिर्द सोशल कंट्रोल को कंट्रोल करवाएगा, ठीक है। दीज आर द डिजायर्ड और अनडिजायर्ड एलिमेंट्स। कभी कभार आपके थीम्स जो है ना वो प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं, अनप्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं। ये चीजें आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं, आप उसको लाइक करो, आप उसको डिसलाइक करो, ठीक है। एंड देन थीम्स डू नॉट कम अनकॉन्शियसली और बाय चांस। थीम्स को डिजाइन करने के लिए बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हमारे बलूचिस्तान में बुक रीडिंग का जो एक कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक थीम डेवलप हो चुका है कि यार हमारे बलोच या हमारे बलूचिस्तान के लोग जो होते हैं वो तमाम यूनाइटेड हो चुके हैं, उनमें बुक रीडिंग या मुताले का शौक बढ़ चुका है। तो थीम्स क्या होते हैं, ये अनकॉन्शियसली नहीं आता है, ये क्या होता है, एवरी नाउ एंड देन ट्रेड्स, ट्रेड्स मिलकर कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस मिलकर पैटर्न, पैटर्न मिलकर थीम्स बनाते हैं, और फिर इसी तरीके से हमारा कल्चर फ्लोरिश करता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे ऑल ह्यूमंस आर इक्वल इन कल्चर, कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं, ठीक है। जब आप इक्वलिटी की बात करते हो या आप बुक्स की इंपॉर्टेंस की बात करते हो, तो ये क्या होता है, ये डेलिब्रेट लेकर आते हैं। एंड देन configuration cultural themes combine to form a configuration. It refers to how cultural traits, patterns and themes are organized and arranged। इसकी मदद से उसमें क्या आ जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, इसमें एक सीक्वेंस आ जाता है, ठीक है।
तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मिलकर जो है ना वो एक ही कल्चर कैसा बना, जैसे चाइनीज़ कल्चर है उसमें बहुत सारे रिलीजन है, पाकिस्तानी कल्चर है उसमें बहुत सारे रिलीजन मौजूद है, इसी तरह हमारी आइडियोलॉजी है उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं हमारे हमारे आपस में जो है ना इंटर कास्ट मैरिजेस होते हैं, इंट्रा कास्ट मैरिजेस होते हैं, अच्छा, एंडोगेमियस होते हैं, एक्सोगेमियस होते हैं, हाइपरगेमी होती है, हाइपोगेमी होती है, ठीक है। फ्रेटर्नल मैरिजेस होते हैं, नॉन फ्रेटर्नल मैरिजेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये हमारे पास कन्फिग्रेशन आ जाती है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल इंस्टीट्यूशन में होली शेयर अ सिंगल कन्फिग्रेशन। हर जगह पर मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक कास्ट जो है ना वो इंटर कास्ट मैरिजेस करते हैं, दूसरा जो है ना हो सकता है वो इंट्रा कास्ट मैरिजेस करते हो, तो कन्फिग्रेशन चेंज हो सकते हैं। अबव ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी आती है वो ईथोस है। ईथोस क्या है? दिस इज बेसिकली द फ्लेवर और सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ कल्चर। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आपका सारा कल्चर जो है ना रिजाइड करता है। ये आपकी असल आइडियोलॉजी होती है, ये आपकी असल फिलॉसफी होती है, जिस पर आप अपने पूरे कल्चर को बेस करते हो, जिसके ऊपर आप अपने पूरे कल्चर को रिलाई करके आप उसको एक रियल पहचान देते हो, ठीक है। अराउंड सोसाइटी इंटायर कल्चर सोसाइटी रेस्ट अपॉन। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी कल्चर है, उसमें आपने उसको एक कल्चरल ईथोस दिया है कि ये एक इस्लामिक स्टेट है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये आप यहाँ पर आकर उसकी कल्चरल ईथोस को डेवलप करते हो। बिहेवियर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय अदर्स। पाकिस्तानी कल्चर इज रिलीजियस, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इन चीजों को इस्तेमाल करके आप अपने कल्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हो, इस कल्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। दीज कल्चर्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ओवरऑल एनी specific pattern of the culture. So I hope you all got it. If you have any question, you may drop me your question. If not, inshallah कल फिर हम इस कल्चर के चैप्टर को मजीद डिस्कस करेंगे. Over to you all. If you have any question, please drop me your question. If not, please. ईथोस क्या होते हैं? ईथोस बेसिकली मीन कि आपकी कल्चर की रियल आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं चाइना, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज कम्युनिस्ट टाइप, ठीक है। या हम कहते हैं कि वहां पर लोग ज्यादातर खुदा पे यकीन नहीं रखते तो हम कहते हैं कि चाइनीज कल्चर इज एथीस्ट। या हिंदुइज्म में पॉलिथीज्म पर बहुत ज्यादा यकीन किया जाता है तो उसकी एक आइडेंटिटी क्या बन गई है, उसका कल्चरल ईथोस क्या है कि हिंदुइज्म इज अ पॉलिथीइस्ट रिलीजन। मुसलमानों की हुकूमत को अगर देखा जाए तो हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन है तो हम कहते हैं कि इट पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज और पाकिस्तानी सिस्टम इज या पाकिस्तानी कल्चर इज समहाउ रिलीजियस। तो कल्चरल ईथोस एक ऐसा ईथोस होता है जिसकी बुनियाद पर आपका पाकिस्तान आपके ओवरऑल सोसाइटी या आपका ओवरऑल कल्चर रिजाइड करता है। देखिए तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चाहे वो जहां की भी बात हो, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने यहाँ पर प्रीवियसली इस स्लाइड में जो हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये मैंने सिर्फ किसी स्पेसिफिक कल्चर की बात नहीं की, कोई भी कल्चर हो, इवन दैट इज पाकिस्तानी कल्चर, दैट इज वेस्टर्न कल्चर, दैट इज यूरोपियन कल्चर, कोई भी कल्चर हो उन सब में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, ठीक है। पाकिस्तानी कल्चर का भी स्पेसिफिक मीनिंग है, पाकिस्तानी कल्चर भी हमारे ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस का जिक्र है। तो आप इस ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दीज आर नॉट लिमिटेड टू ओनली पाकिस्तानी, ये अलाइड कल्चर्स की भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वेस्टर्न कल्चर की भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है और पाकिस्तानी कल्चर की भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो रेहान, दीज थिंग्स यू कैन यूज, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, क्लियर टू एवरीबॉडी। Okay, if something is not clear, ठीक है, you may drop me your voice note in the WhatsApp, ठीक है। So see you all inshallah tomorrow with the next lecture. Till that, Allah ne ke